हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज हम करेंगे टाइम एंड टेंसेस। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड टेंसेस। तो आखिरकार टेंस क्या होता है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई भी एक्शन कब हुआ होगा उसे हम टेंस कहते हैं, यानी कि वो पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में हो रहा है। कोई भी एक्शन कभी भी हो उसे हम टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक वर्ब की फॉर्म होती है टेंस, उसके वर्ब की फॉर्म टेंस होती है जिससे कि हम कोई एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और किस टाइम इंटरवल में होता है वो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम टाइम एंड टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which is used to show the time of an action. A tense is a form of verb which is used to show the time of an action. Tense एक verb की फॉर्म होती है जो कि शो करती है एक्शन, टाइम एक्शन का, या वो एक्शन किस टाइम में हुआ होगा उसे हम टेंस बोलते हैं। यानी कि सिंपल कह सकते हैं when an action has happened is called tense। अगर हमें सिंपल भाषा में टेंस का मतलब समझाना हो तो उसे हम कहेंगे जब कोई एक्शन हुआ हो, जब कोई एक्शन हुआ हो उसे हम टेंस बोलेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल भाषा है टेंस की। when an action has happened is called tense। सिंपली जब एक एक्शन हुआ होगा उसे हम टेंस बोलेंगे। ठीक है, वो एक्शन कभी भी हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है या प्रेजेंट में हो रहा हो। ठीक है, उसे हम टेंस बोलेंगे। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स में। तो एक एक करके हम इसकी टाइप्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। इसकी पहली है प्रेजेंट टेंस, सेकंड टाइप है इसकी पास्ट टेंस और थर्ड टाइप है आपकी फ्यूचर टेंस। आई होप गाइस ये तो आपको पता ही होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये 3 टेंस की फॉर्म होती हैं, टाइप्स होती हैं जिसमें टेंस डिवाइडेड होता है। तो एक एक करके हम तीनों टाइपों को समझेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में फर्दर 3 टाइप होती हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हमारी प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है। और इसलिए पहले हम प्रेजेंट टेंस को पकड़ते हैं, उसको समझते हैं आखिरकार प्रेजेंट टेंस है क्या। यह है प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसे ही हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब आता है? ये आता है, देखो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने सेंटेंस में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आता है सेंटेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है, जिसके साथ जुड़ा होता है एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और ये हमारा हो गया वो, ठीक है। तो आप इसे समझ लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल फार्मूला है सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिखने का, जहाँ पर पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होता है, एस और एस हमेशा लगा होगा जहाँ पर, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम इसे प्रेजेंट टेंस नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जबकि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट टेंस फर्दर डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। उसकी फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट, और ये सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला लिखने का, कैसे आप सिंपल प्रेजेंट को लिखेंगे ना कि प्रेजेंट टेंस को लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये, अगर हमारा ये वाला फार्मूला लग रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा ना कि प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ होता है, किस के लिए यूज़ होता है, क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, वो हम देखते हैं। जो इसका ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, छोटा करके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये यूज़ होता है जो कि एस्टैब्लिश फैक्ट्स या थिंग्स है जनरल में, जो भी एस्टैब्लिश थिंग्स हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस established facts or things in general, ठीक है। जो भी थिंग्स या फैक्ट्स जनरल में प्रचलित हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, ठीक। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो ये एग्जांपल है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन हमेशा ईस्ट से राइज होगा, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है। और आप देख सकते हैं ई एस लगा है यहाँ पर, एस लगा हुआ है सॉरी, राइज के साथ, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और किस किस के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर हैबिचुअल एक्टिविटीज़ और रूटीन्स, जो कि मतलब हैबिचुअल जो एक्टिविटीज़ है, जो डेली हैबिट की एक्टिविटीज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आई वेक अप early in the morning at 6. My boss calls me Sachin. My boss calls me Sachin, ठीक है। जो कि मतलब डेली हैबिट की रूटीन है, जैसे आई गो फॉर वॉक डेली, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हैबिट को शो कर रहा है कि वो जल्द मॉर्निंग में 6 बजे उठता है। या फिर माई बॉस कॉल्स मी सचिन, उसका बॉस सचिन के नाम से पुकारता है। तो ये कुछ हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। और इसका देखते हैं, और इसका कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पर देखते हैं फिर से थर्ड एग्जाम्पल। अगर बात करें, इट इज़ जनरली यूज विद द वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है, जो कि मतलब परसेप्शन के वर्ड्स होते हैं, जो कि मतलब सेंसरी वर्ड्स होते हैं, जैसे स्मेल, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, गुड, लुक, फील, साउंड, हेयर। ये सारे जो सेंसरी वर्ड्स होते हैं जो परसेप्शन देते हैं, जो किसी चीज़ की परसेप्शन देते हैं, उसे उस वहाँ पर यूज़ होता है, उन वर्ब्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है।
इसका थर्ड यूज़ is used with verbs of perception. Words of perception यानी कि sound, see, appear, smell, taste, look, ये सारे परसेप्शन वर्ड्स हैं जिसके लिए यहाँ पर ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, द लेमन टेस्ट, द लेमन टेस्ट बिटर. ठीक है, लेमन टेस्ट सोर, सॉरी, बिटर तो आपका बिटर गोड होता है. तो लेमन हमारा खट्टा होता है. ये एक सेंस देता है कि जो मतलब टेस्ट के बारे में परसेप्शन बता रहा है कि सोर जो है हमारा वो हमारा सिंपल एक सेंसरी वर्ड है. अभी आएगा द रोज, नहीं, टेस्ट हमारा सेंसरी वर्ड है. द रोज स्मेल्स नाइस, और यहाँ पे स्मेल वर्ड यूज़ हुआ है तो ये हमारा सेंसरी वर्ड है जो कि परसेप्शन दे रहा है रोज़ के बारे में कि वो नाइस स्मेल कर रहा है. ठीक है, तो ये था हमारा इसका यूज़ जो कि यूज़ होता है. इट इज़ यूज विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, साउंड, सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, लुक एंड फील. फिर हमने कि यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस के फॉर्म में द लेमन टेस्ट सो और द रोज स्मेल्स नाइस. ठीक है, और इसका यूज़ देखते हैं और कहाँ यूज़ होता है. इसका फोर्थ यूज़ है, इट इज़ प्रेफर्ड इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया विंस द सीरीज. तो अलग यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट इंडिया है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सीरीज़ है. बीच में आया विंस जो कि वो किस फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगा एस. तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस फॉर्म हुआ है. और यहाँ पर इसे हमने यूज़ किया है कहाँ पर, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में इसका काफ़ी यूज़ होता है. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ईरान अटैक्स अफ़गानिस्तान. तो अटैक्स में अटैक था, अटैक्स एस कर दिया, एस लगा यहाँ पर, और ईरान हमारा सब्जेक्ट है, अफ़गानिस्तान ऑब्जेक्ट है, और अटैक्स में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इसलिए ये हमारा आपके आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो हमने ये इसके 4 पार्ट्स कर लिए कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया. ये हमारा इसका बेसिक फार्मूला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फिर हमने कि इसके 4 टाइप्स, 4 यूजेस जहाँ पर ये यूज़ होता है और कैसे कैसे ये यूज़ होता है. ये यूज़ होता है फॉर एक्सप्रेसिंग एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स एंड थिंग्स इन जनरल. इट यूज फॉर हैबिचुअल एक्टिविटीज़. इट इज़ जनरली यूज विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जैसे कि द साउंड, स्मेल, अपीयर, टेस्ट, लुक एंड फील. एग्जाम्पल, द शुगर टेस्ट स्वीट, द रोज स्मेल्स नाइस, द लेमन टेस्ट सोर. फिर ये यूज़ हुआ, इट इज़ ऑल्सो प्रेफर्ड इन न्यूज़ पेपर हेडलाइंस जैसे कि इंडिया विंस द सीरीज, ईरान अटैक्स अफगानिस्तान. ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट. अभी हम करेंगे नेक्स्ट अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट टेंस की सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा आ गया. इसको कैसे लिखते हैं, इसका लिखने का फॉर्मूला क्या है. इसके पहले आता है सब्जेक्ट प्लस इज
एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्पररी एक्शंस और ऑब्जेक्ट और इवेंट्स गोइंग ऑन। For example, you are not listening to me. You are not listening to me, यहाँ पर आई एन जी का यूज़ है। और शी इज़ डिनाइंग बीइंग है, बीइंग में भी आई एन जी का यूज़ हुआ है, यानी यू डिनाई कर रही है यहाँ पर आने के लिए। तो ये हमारी दो एग्जांपल हैं जहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ होता है। और भी काफ़ी एग्जांपल, जैसे आई एम रीडिंग, शी इज़ राइटिंग, दे आर वॉचिंग टीवी, शी इज़ स्विमिंग, यू आर नॉट गोइंग टू द जिम, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाए, या फिर मतलब कि जो भी टेम्परेरी एक्शन या इवेंट्स जो चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं जो इवेंट्स चल रहे होते हैं, ऑनगोइंग इवेंट्स चल रहे होते हैं, प्रेजेंट में उसे एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। और इसे फॉर्मूला है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला है जिसके साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस को लिखोगे तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया है। सबसे पहला यूज़ हमने किया इसका, इट इज़ यूज फॉर टेम्पररी एक्शन और इवेंट गोइंग ऑन इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि मतलब हम जैसे कि हम बोल रहे हैं और कोई इवेंट हो रहा है प्रेजेंटली, जैसे द ट्रेन इज़ विस्लिंग, ठीक है, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, जो कि हम देख रहे हैं और वो चीज़ घटना हो भी रही है हमारे आंखों के सामने, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्म में, ठीक है। अभी इसका सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड यूज़ में कहाँ यूज़ होता है। तो अगर हम इसके सेकंड यूज़ की बात करें, इट इज़ यूज विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ अनोइंग हैबिट्स। ये एडवर्ब के साथ यूज़ होता है उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि मतलब हमेशा ही डिसअप्रूवल और अनोइंग हैबिट्स को एक्सप्रेस करे, जो कि मतलब जैसे वी आर नॉट डिनाइंग अ फैक्ट्स, शी इज़ नॉट डूइंग हर ड्यूटी प्रॉपरली, है ना, द चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग डेली। तो ये सारी जो हमारी डिसअप्रूवल वाली थिंग्स होती हैं ना, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होता है। It is used with adverb of high frequency to express disapproval of annoying habits. कोई भी अनोइंग हैबिट होगी उसको डिसअप्रूवल रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, ठीक है। जैसे कि द न्यू कैंडिडेट इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी इज़ नॉट डूइंग हर जॉब प्रॉपरली, है ना। जैसे दे आर ऑलवेज स्मोकिंग इन द रूम। तो ये सारे जो डिसअप्रूवल, जो कि मतलब एक नॉन अप्रूवल वाली सेंटेंस होते हैं, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे वी आर डिनाइंग द फैक्ट्स,
हम फैक्ट्स का डिनाई करते हैं। और द न्यू कैंडिडेट इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। जो नया कैंडिडेट है वो हमेशा कंप्लेनिंग ही करते रहता है। तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो जैसे कि देख सकते हैं इसका लिखने का तरीका, वी लगा जो सब्जेक्ट है, आर जो कि यहाँ पर आर प्लस डिनाइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है डिनाई, और उसके साथ लगा है आई एन जी। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनाई लगा हुआ आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है, यानी कि फैक्ट्स जो हमारा है ऑब्जेक्ट, डी हमारा सब्जेक्ट है और फैक्ट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। बीच में लगा है आर डिनाइंग द फैक्ट्स। आर जो है वो बेसिक है रूल, यहाँ पर इज़ एम आर आता है वो सब्जेक्ट के साथ। अगर यहाँ पर वी लगा है जो कि प्लूरल है तो उसके साथ आर आएगा, ये तो आपको पता ही होगा। डिनाइंग, फिर उसके बाद डिनाइंग आया, यानी कि वो की फर्स्ट फॉर्म डिनाई, डिनाई के साथ लगाया आई एन जी, और उसके बाद आता है फैक्ट्स जो कि हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। और हमने इसका सेकंड यूज़ किया जो कि था एडवर्ब के साथ, जो कि हमेशा डिनाइंग मूड में या अनोइंग हैबिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ही इज़ ऑलवेज अनोइंग बिकॉज ही कॉन्टीन्यूसली चूज़ तंबाकू। यहाँ से बोल सकते हैं कि ही इज़ अनोइंग बिकॉज ही ऑलवेज स्पिट्स ऑन द फ्लोर। ठीक, और भी काफ़ी सारी एग्जांपल बन सकती हैं, आप खुद भी एग्जांपल बना सकते हो इसमें। बस बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखकर एग्जांपल बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सही रूप से सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसकी आती है थर्ड पार्ट प्रेजेंट टेंस की, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसे लिखने का तरीका क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है, चलिए बात करते हैं उसकी। थर्ड पार्ट अगर आपका देखें तो यहाँ पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इससे लिखने का तरीका देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ या हैव लगा होगा और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये करता क्या है, इट लिंक्स पास्ट टू द प्रेजेंट। जो इसका बेसिक फंक्शन है वो है ये जोड़ता है पास्ट को प्रेजेंट के साथ। कोई भी घटना पास्ट में हुई होगी उसे ये प्रेजेंट के साथ हमेशा जोड़ेगा। ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट एक्टिविटीज़ अकर्ड इन पास्ट। कोई भी इम्पैक्ट होगा अगर कोई भी एक्टिविटी रिसेंट में हो रही होगी, रिसेंटली अकर्ड हुई होगी, मतलब कि रिसेंट हुई होगी, उसका इम्पैक्ट जो प्रेजेंट में पड़ेगा ना उसे शो करता है बेसिकली ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव मिस्ड और ट्रेन। ठीक है, यानी कि इन्होंने मिस की अपनी ट्रेन। इन्होंने अगर अपनी ट्रेन मिस की है तो उन्होंने रिसेंटली कुछ समय पहले ही अपनी ट्रेन मिस की होगी, तो उसका इम्पैक्ट ये रहा कि अब इनकी ट्रेन मिस होगी। अब इनकी ट्रेन अगर मिस हो गई है तो उनको फ़ौरन मिलेगी तो नहीं ना, है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि इनकी ट्रेन मिस भी होगी और इनको ट्रेन मिल भी जाएगी। तो इन्होंने अपने पास्ट में, क्या पता ये लेट आए हों, है ना, किसी कारण मिस हो गई है ट्रेन इनकी, और अब इनका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में ये है कि अब ये ट्रेन के ऊपर नहीं बैठ सकते। वी ऑल हैव मिस्ड आवर ट्रेन, हम सबकी ट्रेन छूट चुकी है और अब हम ट्रेन पे नहीं बैठ सकते। अभी ये थोड़ा ना हो सकता कि ट्रेन जो चल रही है वो वापस आ जाएगी इनके लिए। तो ये इनका इम्पैक्ट पड़ा इन पे, जो कि प्रेजेंट इम्पैक्ट पड़ा है प्रेजेंट में। किस वजह से पड़ा है, जो इनकी बेसिकली ट्रेन मिस हुई है। ट्रेन मिस कब हुई थी, प्रेजेंट में तो नहीं होगी, कुछ देर पास्ट में ही हुई होगी इनकी ट्रेन मिस। तो अगर इनकी ट्रेन मिस हो गई है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट देखें तो वी है, हैव लगा है, यहाँ पर हैज़ और हैव आता है, और वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो कि मिस्ड है, मिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ट्रेन है। ठीक है, वी हमारा सब्जेक्ट है, हैव लगा है, मिस्ड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और हमारा ऑब्जेक्ट लगा है ट्रेन। तो इसलिए ये पूरा सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को।
और ये शो कर रहा है पास्ट का इम्पैक्ट प्रेजेंट पर पड़ा हुआ है हमेशा। सिंपली हमें दिख रहा है कि वी ऑल हैव मिस्ड आवर ट्रेन, इन्होंने अपने ट्रेन मिस कर दी है। क्यों मिस किया? क्योंकि ये लेट आए होंगे, जो कि हमारा ट्रेन मिस हो चुकी है। यानी कि ये दिखा रहे हैं ट्रेन मिस हो चुकी है, ट्रेन मिस हुई होगी इनकी पास्ट में, और अब इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो ट्रेन है वो मिस ही रहेगी, वो ट्रेन को मिल नहीं सकती। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल लगते हैं। दे हैव नॉट क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर अस, they have not created the problem for us। यानी कि उन्होंने पास्ट में क्रिएटेड की बात हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी ना, तो वो जो वर्ड होता है वो हमेशा पास्ट का इंसिडेंट ही बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्जांपल है, दे हैव नॉट क्रिएटेड, उन्होंने हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की है। ठीक है, अब ये पास्ट की बात है। अभी पास्ट में उन्होंने कुछ देर पहले ही ये बताया गया कि उन्होंने हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की है। ठीक है, जब उन्होंने हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की है तो अब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ये है कि अभी उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम खड़ी की होती तो वो दूसरों के लिए वो प्रॉब्लम होती, लेकिन उन्होंने कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की थी, तो इसलिए दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम अगर होती तो इसका मतलब उन्होंने पास्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी की होती। यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं, दे है हमारा सब्जेक्ट, हैव लगा है, क्रिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सिंपली दिख रहा है, और प्रॉब्लम है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सिंपली हमारा ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉब्लम है, ये क्रिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और ये हैव का यूज़ है बिल्कुल सही तरीके से किया है इन्होंने, और दे हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसका पहला यूज़ हमने तो कर लिया कि ये रीसेंट पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक बताने की कोशिश करता है। इट लिंक्स द पास्ट टू द प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट टू द प्रेजेंट लिंक इसका मेन काम है, मेन यूज़ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इसके लिए यूज़ होता है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका दूसरा यूज़ देखते हैं। It can be used with already, just and yet। already, just और yet जो तीन वर्ड्स हैं इसके साथ ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इट कैन बी यूज्ड विद ऑलरेडी, विद ऑलरेडी, जस्ट एंड येट। ये जो तीन वर्ड्स हैं आपके, ऑलरेडी और हमारा जस्ट और येट है, इसके साथ भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट completed द पेपर येट, द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट। ठीक है, दे हैज़ जस्ट रीच द ऑफिस। ठीक है, फिर उसके बाद द पिक्चर हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। ठीक है, दे हैव नॉट फिनिश्ड वॉचिंग द टीवी येट। यहाँ पर हमारा येट होगा, ऑलरेडी होगा, या जस्ट होगा। आई हैव जस्ट अराइव्ड, I had just arrived at that moment. I have just arrived in time. I have just arrived when the door was going to be closed। यानी कि कुछ एग्जांपल्स है, आप इसे खुद भी बना सकते हैं। अगर जैसे कि हमने येट, ठीक है, येट के मतलब येट की कोई एग्जांपल बना सकते हैं। द शो हैज़ येट टू बी स्टार्टेड, द शो हैज़ येट टू बी स्टार्टेड, मतलब कि शो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट होने ही वाला है। तो इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल के फॉर्म में। आई I have not completed the paper yet. I have not completed the paper yet। मैंने अभी तक अपना पेपर कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पर सिंपली येट लगा है। ये हमारा आई है, सब्जेक्ट हैव, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पेपर जो ऑब्जेक्ट है। सिंपली ये हमारा बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी दूसरी एग्जांपल लिखते हैं। He has just reached the office। ही के साथ लगा है हैज़, और यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि रीच्ड है, और ऑफिस हमारा बन गया है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा था ही, यहाँ पर यूज़ हुआ आपका येट का, और यहाँ पर हमारा यूज़ हुआ जस्ट का। ऑलरेडी का भी यूज़ करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी
ही हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड इन द सिनेमा, वो सिनेमा पे पहले से ही आ चुका है। ऑलरेडी का मतलब हो गया पहले से, यहाँ पर लगा है ही के साथ लगा है हैज़, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ही हैज़ लगा है, जैसे कि आप रूल में देख सकते हैं, प्लस ऑलरेडी, ऑलरेडी जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, और यहाँ पर अराइव लगा है जो कि वो भी थर्ड फॉर्म दिखा रहा है, और यहाँ हमारा सिनेमा है जो कि है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट हो रही है, इस रूल को फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसलिए ये तीनों सेंटेंस हमारे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारी होगी सेकंड टाइप जहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। और अब हम देखेंगे थर्ड जगह पे जहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। चलिए करते हैं एक और यूज़ इसका, जहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। और ये हमारा यूज़ होता है किसी को क्वांटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई समथिंग कंप्लीटेड और प्रोग्रेस मेड सो, ठीक है। क्वांटिफाई मतलब क्वांटिफाई में अगर आपका लें तो आपके हमेशा नंबर्स आ जाते हैं क्वांटिफाई में। क्वांटिफाई समथिंग कंप्लीटेड, कुछ भी अगर आपने हैवी टास्क जो कि नंबर से रिलेटेड कंप्लीट कर लिया होगा ना, उससे उसे बताने के लिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। यानी कि कोई लार्ज नंबर का कोई टायरसम वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, या फिर जितनी आपने प्रोग्रेस कर ली होगी, है ना, किसी प्रोग्रेस को दिखाना है कि कंपनी ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, कितना जो गोल टारगेट सेट था वो अचीव कर लिया अगर, तो उसको दिखाने के लिए हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, ठीक है। इसकी थर्ड एग्जांपल यूज़ लिखते हैं, इट इज़ यूज टू क्वांटिफाई, it is used to quantify something completed or progress made so far, और प्रोग्रेस मेड सो फॉर, कोई भी अभी तक जितनी प्रोग्रेस बनाई होगी आपने उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। या किसी और के बारे में अगर आपने बताना है तो उसकी प्रोग्रेस या अपनी प्रोग्रेस या किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस होगी, वहाँ पर आप इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेव्ड 3 लाख, आई हैव सेव्ड 3 लाख रुपीज़ सो फॉर, मैंने अभी तक 3 लाख रुपए बचा लिए। यानी कि यहाँ पर लगा है आपका सब्जेक्ट और उसके साथ लगा है प्लस लगा है सेव, जो कि हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर क्वान्टिफाई फिगर है जो कि है 3 लाख रुपीज़, और यहाँ पर आ गया सो फॉर। तो ये जो फिगर है ये हमारा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द इंजीनियर्स हैव फिनिश्ड 1/3 of the work, 1/3 of the work assigned to them। इंजीनियर ने अभी तक अपना 1/3 काम फिनिश कर लिया जो कि उन्हें असाइन किया गया था। तो यहाँ पर हमारा है द इंजीनियर जो कि हमारा है सब्जेक्ट, वहाँ पर लगा है और यहाँ पर लगा है फिनिश जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और 1/3 ऑफ द वर्क जो है वो क्वान्टिफाई कर रहा है वर्क की प्रोग्रेस को, यानी कि वर्क की प्रोग्रेस में कितना काम अभी तक कंप्लीट किया जा चुका है, और असाइन टू देम, ये देम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसके सिंपली हमें ये पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कैसे होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है हमारा एक सिंपल फार्मूला। यहाँ पे अगर आप इस फार्मूले से यूज़ करेंगे तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बनेगा। यहाँ पर हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ या हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आती है, ठीक है। तो ये हमने की इसके कुछ पार्ट्स, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर हमने की कुछ इसकी एग्जांपल। तो आई होप होगा ये गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली कि ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके यूज़ क्या है और ये कैसे कैसे यूज़ होता है। तो हमारे पास जो भी इसकी फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चलिए उसको भी देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है और इसका फार्मूला क्या है लिखने का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, और इसे यूज़ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे, बेसिक रूल इसका लिखने का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़
या हैव, और उसके साथ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बीन। बीन आता है, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आती है आईएनजी, उसके बाद आता है सिंस या फॉर, जो कि ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, प्लस टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद आती है हमारी टाइम या ड्यूरेशन, कितनी कितने समय के लिए, ठीक है। ये टाइम या ड्यूरेशन जो ये इसका बेसिक फार्मूला है, जिससे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, उसके साथ लगता है बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम या ड्यूरेशन। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लिखने का तरीका, किस तरीके से लिख सकते हैं इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आता है हमारा ये सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़, हैव, और उसके साथ बीन का यूज़ होता है। यहाँ पर एक नई चीज़ है, यहाँ पर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आएगी कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्लस आएगा आईएनजी प्लस सिंस फॉर, और उसके बाद टाइम या ड्यूरेशन। उसके बाद हमें टाइम या ड्यूरेशन लिखनी होती है कि कितने समय के लिए, कितने समय तक वो चीज़ का यूज़ हो रहा है, वो समय कितने समय के लिए वो चीज़ है, उस समय कितने समय के लिए वो चीज़ रहेगी, ये सारा उसमें ही आता है, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं यूज़ क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। पहला यूज़ आएगा इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग, it is used for emphasizing activities that were in progress, activities that were in progress, जो कि एक्टिविटीज़ कुछ समय पहले प्रोग्रेस में थी ना, उसे एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि आपके बोलने से पहले कोई भी एक्टिविटी अगर प्रोग्रेस में है तो उसको एम्फसाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो पूरी नहीं हुई होगी, वो मतलब आप जब बोल रहे हो ना, उससे पहले कोई चीज़ हो रही है, उसका पास्ट में हो रही है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। जैसे माई ब्रदर हैज़ बीन यूजिंग माई ब्रदर हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल ऑल डे, ठीक है। पूरा दिन मेरा भाई फ़ोन देखता रहता है, यूज़ करता रहता है, तो ये पास्ट में हुई एक्टिविटी। यहाँ पर लगा आपका सब्जेक्ट, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, प्लस हैज़ बीन यूजिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जो ड्यूरेशन है ऑल डे को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर टाइम या ड्यूरेशन में। तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फर्स्ट यूज। इट इज यूज फॉर एम्फसाइजिंग एक्टिविटीज दैट वर इन प्रोग्रेस शॉर्टली बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलने से कुछ देर पहले जो कि चीज़ हो रही होती है ना, हो रही होती है, उससे हम ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक और, ही हैज़ बीन ड्राइविंग कार ऑल डे, ही हैज़ बीन ड्राइविंग द कार ऑल डे, यानी कि पूरा दिन वो गाड़ी ही चलाता रहा। तो अगर किसी ने उसको बोला होगा, किसी को बताया होगा कि ही हैज़ बीन ड्राइविंग कार ऑल डे, तो उसने गाड़ी जो है वो चला ली है ना, वो उसने पूरे टाइम की एक्टिविटी बताई है कि उसने पूरे दिन में उस गाड़ी को चलाया है, वो एम्फसाइज किया है उसने उसका काम जो कि उसने पूरे दिन में किया है। कुछ देर पहले बोलने से, मतलब जब उसने बोला तब वो नहीं चला रहा था, उससे पहले उसने पूरा दिन वही काम किया। यानी कि जब आप बोलोगे ना कुछ भी इसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, तो वो उस समय नहीं हो रही होनी चाहिए, वो बोलने से कुछ समय पहले हुई होनी चाहिए। यानी कि मतलब कुछ समय पहले हुई होनी चाहिए, और पहले वो कॉन्टिन्यूसली होए या थोड़ी देर के लिए होए, उसे उसके फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलने से कुछ समय पहले होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको याद रखना है। तो ये यूज़ क्या है, कैसे इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वो प्लस आईएनजी
प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम या ड्यूरेशन, जितनी भी टाइम या ड्यूरेशन के लिए कोई चीज़ हुई होगी उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। हालांकि बोलने से कुछ समय पहले वो चीज़ कंप्लीट हो गई होनी चाहिए, यानी कि अगर आप बोलने के बाद वो चीज़ हो रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में नहीं आएगा, क्योंकि अगर बोलने से बाद में होगी तो वो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। ठीक, इसका दूसरा यूज़ देखते हैं। It is used to express how long an ongoing or continuing activity has been in progress। मतलब कि ये एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि कोई ऑन गोइंग या कोई कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी जो चल रही है एक्टिविटी वो कितने समय के लिए प्रोग्रेस में हो रही है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। इट यूज टू एक्सप्रेस हाउ लॉन्ग एंड ऑन गोइंग और कंटिन्यूइंग एक्टिविटी हैज़ बीन इन प्रोग्रेस। कितनी देर के लिए कोई भी ऑन गोइंग एक्टिविटी या कॉन्टीन्यूटी में जो एक्टिविटी हो रही है वो प्रोग्रेस में है। जैसे कि राहुल हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 3 hours। राहुल हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 3 hours, यानी कि वो 3 घंटे के लिए गाना गा रहा है। ठीक है, अभी भी गा रहा है, मतलब ऑन गोइंग एक्टिविटी हो रही है। वो ही हैज़ बीन थिंकिंग फॉर 3 hours, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने गाना गाना बंद कर दिया। ही हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 3 hours का मतलब है वो अभी भी गाना गा रहा है। यानी कि एक और लेते हैं, ही हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड फॉर मर्सिडीज सिंस लास्ट समर। वो ट्राई कर रहा है हार्ड मर्सिडीज लेने के लिए पिछले गर्मियों से। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ट्राई करना अभी बंद कर दिया है। ही हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड फॉर मर्सिडीज गाड़ी का नाम, सिंस लास्ट समर। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी मर्सिडीज लेने की कोशिश जारी रखे हुए है, उसने अभी अपनी कोशिश बंद नहीं की है। ही हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड फॉर मर्सिडीज सिंस द लास्ट समर। तो ये दो एग्जाम्पल ले ली, यहाँ पर हमें पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पहले तो एम्फोसाइज करता है एक्टिविटी जो कि प्रोग्रेस में है राइट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और उसके बाद है कोई भी एक्टिविटी जो कितने समय के लिए चल रही हो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्टिन्यू एक्टिविटी जो कि प्रोग्रेस है काफ़ी देर से, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होता है। और इसमें हमारा फॉर और सिंस भी यूज़ होता है, जो कि ऑन गोइंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑन गोइंग एक्टिविटी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 3 घंटे 4 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि फॉर और सिंस। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फॉर का यूज़ क्या होता है। फॉर जो होता है वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है हमेशा। फॉर यूज टू रिप्रेजेंट द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और जो सिंस हमारा होता है वो यूज टू रिप्रेजेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का यूज़ हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटरवल टाइम को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है, यानी कि करीब अगर सालों की बात करें तो वहाँ पर हमारा सिंस होता है। और फॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर हमेशा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, कि अगर हमें शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करना है, बताना है, तो वहाँ पर हमारा फॉर यूज़ होगा। सिंस हमेशा यूज़ होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस क्लियर है। यहाँ पर हमने इसकी 4 टाइप्स की, जो कि थी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड टाइप थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड टाइप थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ टाइप थी इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला था यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस और एस लगा होता था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमने की एग्जाम्पल्स। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था जिसका हमारा फॉर्मूला था
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने की एग्जाम्पल्स देखा इसका यूज़, किन किन सेंटेंस में इसका यूज़ होता है, कैसे कैसे इसका यूज़ होता है, कौन कौन से वर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं। फिर हमने थर्ड पार्ट की इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज लास्ट में आता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने इसकी 3 यूजेस किए, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। फिर हमारा फोर्थ पार्ट ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जहाँ पर हमारा था सब्जेक्ट प्लस हैज़ है बीन, इसमें बीन का यूज़ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ होता है जो कि टाइम या किसी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम यूज़ होता है। फिर हमने किए इसके 2 एग्जाम्पल कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, और उसके बाद हमने समझा फॉर और सिंस का यूज़। फॉर जो है वो रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को, सिंस रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम को। ठीक, तो इसी के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। आपको आई होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो मैंने लेक्चर दिया वो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो हमारा अभी टाइम और टेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारे 2 पार्ट्स रहते हैं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हमारी ये जो थी लर्निंग थी वो प्रेजेंट टेंस के ऊपर थी। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपका पास्ट टेंस, उसके बाद कवर करेंगे फ्यूचर टेंस। सबसे पहले आपने किया प्रेजेंट टेंस, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे रिवाइज करें, देखें, स्क्रीनशॉट लें या शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करें फॉर न्यू वीडियोज। थैंक यू गाइस।